बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सप्लाई चेन की ABCD और एक अच्छी बात के साथ एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। और आज जो है हम सप्लाई चेन की मज़ीद 3 टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में बात करेंगे। और बहुत जल्दी हम जो है वो सप्लाई चेन के कुछ कॉन्सेप्ट्स की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों की फरमाइश आ रही है कि दे वांट टू हैव द फीडबैक एंड द इंफॉर्मेशन टॉपिक बाय टॉपिक। तो मैं आज वीडियो में ये भी बताना चाहूँगा कि बहुत जल्द हम एक सप्लाई चेन का एक ऐसा प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं जिसका नाम होगा सप्लाई चेन स्टेप बाय स्टेप। और उसमें मैं उसको डिमांड प्लानिंग से शुरू करके फिर सप्लाई प्लानिंग, सोर्सिंग, मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, रिवर्स लॉजिस्टिक्स, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, इन सारी चीज़ों को कवर करूँगा इंशाल्लाह। तो आज जो हम 3 टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में बात करेंगे सप्लाई चेन की, उसमें सबसे पहले है EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे ECR, एफिशिएंट कंज्यूमर रिस्पांस, एंड थर्ड वन इज़ EDI, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। तो बढ़ते हैं सबसे पहले EOQ की तरफ। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या चीज़ होती है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ये चीज़ होती है कि ऑर्डरिंग की कुछ जो है मेन टेक्निक्स होती हैं, जिसमें एक आती है फिक्स ऑर्डर क्वांटिटी और एक होती है पीरियडिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो फिक्स ऑर्डर क्वांटिटी सिस्टम में इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी उसकी एक सब टाइप है, क्योंकि क्या होता है इससे कि सबसे पहली चीज़ ये कहाँ यूज़ होता है, तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ हमें इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट जो है वो रिड्यूस करनी है, इन्वेंट्री कॉस्ट को रिड्यूस करना है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होती है? एक ऐसा ऑप्टिमल पॉइंट है, क्योंकि दो चीज़ों के दरमियान हमें एक ऑप्टिमल लेवल या ऑप्टिमल पॉइंट निकाल के देता है, और वो दो चीज़ें क्या हैं? वो दो चीज़ें हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट। क्योंकि देखें, अगर आप ऑर्डरिंग बार बार करेंगे तो बार बार आपको परचेज ऑर्डर बनाना पड़ेगा। उस परचेज ऑर्डर को बनाने के लिए कोई ना कोई आपको रिसोर्स चाहिए होगी जो कि बार बार जो है वो परचेज ऑर्डर जनरेट करे। सप्लायर के साथ भी बार बार करस्पॉन्डेंस करनी पड़ेगी। फिर सप्लायर के एंड पे एक कॉम्प्लेक्सिटी का आगाज होता है कि सप्लायर के एंड पे जब आप बार बार ऑर्डर करेंगे तो सप्लायर को बार बार वो आपकी जॉब जो है रन करने के लिए मे भी चेंज ओवर करना पड़े, तो सेटअप कॉस्ट आएगी उसमें। और फिर उसको शॉर्ट रन्स लेने पड़ेंगे, तो वो आपको जो है इकोनॉमीज ऑफ स्केल और इकोनॉमी का बेनिफिट पास ऑन नहीं कर सकता। तो बार बार ऑर्डर करने में ये मसला होगा। अच्छा, फिर जब बार बार आपके पास आएगी शिपमेंट, तो वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी जो है वो, क्योंकि स्प्लिट क्वांटिटीज़ में आएगी, टुकड़ों टुकड़ों में आएगी, तो फिर आपके एंड पे उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी ज़्यादा होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि ऑर्डरिंग कॉस्ट से रिलेटेड हैं। अब बात करते हैं हम होल्डिंग कॉस्ट। होल्डिंग कॉस्ट क्या है कि आपने एक बार में ही ऑर्डर किया, एक परचेज ऑर्डर बनाया, सप्लाई से जो है वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी लिया, और सप्लायर ने जो है वो आपको जो है वो एक बार में शिपमेंट करके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो बुक करके आपको टोटल क्वांटिटी डिलीवर कर दी। अब क्या है इसमें कि एक तरफ जब ये इन्वेंट्री आ गई आपके पास, तो वो तमाम की तमाम होल्डिंग कॉस्ट जो है वो आपको बेयर करनी पड़ रही है। और वो होल्डिंग कॉस्ट बेयर करना कैसे कि वो आपने होल्ड किया हुआ है, तो आपको उसको रखने के लिए सबसे पहली चीज़ तो आपने अपना पैसा ब्लॉक कर लिया, ना कैपिटल कॉस्ट उसमें इनकर हो गई है। फिर उसको रखने के लिए कोई ना कोई आपको स्टोरेज प्लेस चाहिए, और अगर टेम्परेचर सेंसिटिव प्रोडक्ट है तो फिर जो है कोल्ड स्टोरेज चाहिए, तो और कॉस्ट बढ़ गई। और इसके बाद फिर उसके साथ तरह तरह के रिस्क, जिसमें ऑक्सीलेंस, डैमेज, डिटोरिएशन, पिल्फरेज, इंश्योरेंस के सारे एसोसिएटेड हैं, वो सारे के सारे लगे रहेंगे। तो एक ऑप्टिमल पॉइंट जो है वो निकाला जाता है जहां ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट एक दूसरे को इक्वेट करके जो है एक ऐसी क्वांटिटी जो है आप कैरी आउट करते हैं, एक ऐसी क्वांटिटी डिटरमाइन करते हैं जिसपे आपकी ना ऑर्डरिंग कॉस्ट ज़्यादा हो ना होल्डिंग कॉस्ट। तो ये दोनों एक दूसरे को इक्वेट करके एक ऑप्टिमल क्वांटिटी, ऑप्टिमल पॉइंट निकाल के देते हैं। दैट क्वांटिटी इज नोन एज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। यानी वो क्वांटिटी है जिससे ऊपर या नीचे जाने में आपकी कोई एक कॉस्ट जो है होल्डिंग कॉस्ट या होल्डिंग कॉस्ट बढ़नी लगेगी, बट दिस इज द मोस्ट ऑप्टिमल क्वांटिटी एट विच यू कैन ऑर्डर, एंड दैट वुड एक्चुअली गिव यू द बेस्ट इकोनॉमी एंड द बेस्ट ऑप्टिमल सोल्यूशन। तो दैट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अब बढ़ते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ, जो एक छोटा सा आसान सा कॉन्सेप्ट है, एफिशिएंट कस्टमर और कंज्यूमर रिस्पॉन्स। ये एक ऐसा फिलॉसफी या कॉन्सेप्ट है कि जिसमें सप्लाई चेन के तमाम एलिमेंट्स आपस में जो है इंटीग्रेट करते हैं, एंड दे थिंक अबाउट दैट कि कस्टमर को किस तरह से बेटर, फास्टर और चीपर सर्विस प्रोवाइड की जाए, या किस तरीके से हम कस्टमर सर्विस डिलीवरी जो है उसको बेटर, फास्टर और चीपर बना सकते हैं। दैट इज एक्चुअली नोन एज एफिशिएंट कंज्यूमर रिस्पॉन्स। आते हैं अब तीसरे कॉन्सेप्ट की तरफ। तीसरा कॉन्सेप्ट जो है वो है हमारा EDI, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज क्या है? इसके बहुत सारे फायदे हैं। ये क्या है? एक तरह से एक गेटवे कहलाता है
एक इलेक्ट्रॉनिक इंटरचेंज कहलाता है। यानी इससे क्या होता है कि एक कंपनी का कंप्यूटर दूसरी कंपनी के कंप्यूटर से या एक कंपनी के सिस्टम दूसरी कंपनी के सिस्टम से इंटीग्रेट होता है, तमाम की तमाम ट्रांजैक्शंस पेपरलेस, एनवायरनमेंट फ्रेंडली और विद इन नो टाइम हो रही होती है। तो इससे ओवरऑल ऑर्डरिंग का लीड टाइम वगैरह काफ़ी कम हो जाता है। एक एग्जांपल इस पर देना चाहूँगा। इसमें सबसे अच्छी एग्जांपल क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज में कि लेट से एक कोई रिटेल मार्ट है, वहाँ क्या है कि उसने किसी कंपनी के साथ जो है ईडीआई कनेक्टिविटी किया हुआ है और उस कंपनी के जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है उसके साथ वो मार्ट जो है वो ईडीआई कनेक्टेड है। अब क्या होगा, जैसे ही इन्वेंट्री डिप्लीट होते होते उस मार्ट पे एक रीऑर्डर या रिप्लेनिशमेंट पॉइंट से बिलो होगी, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली एक EOQ बेस्ड ऑर्डर जो है वो ट्रिगर हो जाएगा और वो ऑटोमेटिकली ईडीआई के थ्रू मार्ट से चला जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पे। कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर उसको रिसीव करेगा, वो ऑर्डर प्रिपेयर करेगा और उसके बाद क्या होगा, जैसे वो डिस्पैच हो रहा होगा तो वो इंटीमेशन जो है वो ईडीआई के थ्रू चली जाएगी मार्ट को, और वो तमाम डॉक्यूमेंट जो शिपमेंट से रिलेटेड हैं वो सारे के सारे जो हैं वो भी ईडीआई के थ्रू जो है वो उस मार्ट को चले जाएंगे। अब जैसे ही ये फिजिकली स्टॉक वहाँ पहुँचेगा तो क्या होगा, जब इसकी सिस्टम में एंट्री हो रही होगी मार्ट के एंड पे, तो क्या होगा, साथ साथ इसकी GRN यानी गुड्स रिसीविंग नोट या GRR गुड्स रिसीविंग रिपोर्ट बनती चली जाएगी। और क्या होगा, जैसे ही ये GRN या GRR मैच होगी तो क्या होगा, ये GRN या GRR वापस उस कंपनी के DC को चली जाएगी ईडीआई के थ्रू, क्योंकि सब कुछ कनेक्टेड है इलेक्ट्रॉनिकली। अब क्या होगा कि जैसे ही ये कंपनी को पहुंचेगी तो क्या होगा, कंपनी की इनवॉइस यानी कमर्शियल इनवॉइस और जो है GRN और वो जो ऑर्डर का परचेज ऑर्डर की कॉपी, ये तीनों की तीनों इलेक्ट्रॉनिकली जाएंगी उस मार्ट को। वो मार्ट जो है उसको उसका अकाउंट्स डिपार्टमेंट उसको वेरीफाई करेगा, या वो ईडीआई इस सूरत में अगर इतना ऑटोमेटेड है तो ईडीआई उसको वेरीफाई करेगा। और फिर क्या होगा, वो ईडीआई अगर सारी चीज़ें क्रॉस चेक कर लेता है और कहता है कि ठीक है सही, एवरीथिंग इज ओके इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एंड प्राइस, तो क्या होगा कि वो ईडीआई क्या करेगा, जो ऑनलाइन जो है वो पेमेंट कर देगा अपनी मार्ट के अकाउंट से उस कंपनी के अकाउंट में। तो इस तरीके से क्या होगा, ये सारा काम जो कि पहले मैनुअली होता है वो सारा का सारा इलेक्ट्रॉनिकली हो जाएगा। दैट इज एक्चुअली वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज और ईडीआई। तो ये था आज का कॉन्सेप्ट। अब हम बात करते हैं आज की अच्छी बात की तरफ। आज की अच्छी बात के लिए जो मैं डिस्कस करूँगा वो है सूरह गाफिर, ये जिसको सूरह मोमिन भी कहते हैं, उसकी आयत नंबर 44 यानी आयत नंबर 44। उस आयत नंबर 44 में एक जगह आता है वफ़व्विदु अम्री इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद, वफ़व्विदु अम्री इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद, कि मैं अपना काम अल्लाह की सुपुर्द करता हूँ और बेशक अल्लाह अपने बंदों को देख रहा है या उनके कामों को देख रहा है। वफ़व्विदु अम्री इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद, कि मैं अपना काम अल्लाह ताला की सुपुर्द करता हूँ और बेशक अल्लाह अपने बंदों को देख रहा है। अगेन मैं बात करूँगा यकीन की, ठीक है, और अल्लाह ताला पे भरोसे की। तो इस आयत में फिर एक मैसेज ये दिया जा रहा है, हम दुनिया के बहुत सारे कामों के लिए परेशान होते रहते हैं, हम दुनिया के लिए भागते रहते हैं, ये काम वो काम, और हम लोगों पे डिपेंड कर रहे होते हैं कि मेरा ये काम वो करवा देगा, मेरा ये काम वो करवा देगा। असल में कोई भी इंसान इस लायक नहीं है कि वो किसी का कोई काम करके दे सके। ये सारा अल्लाह ताला वसीला बनाता है और अल्लाह ताला तौफीक देता है लोगों को कि वो अपने दूसरे बंदों के काम आ सके। तो इस आयत में उसी तरफ निशानदेही की जा रही है, और हमारे लिए भी क्या ही अच्छा हो कि हम अपने काम, हम अपनी उम्मीदें, हम अपने वास्ते अल्लाह ताला से ही जो है जोड़ें, बजाय हम लोगों से जो है वो उम्मीदें रखें। तो इस आयत में यही मैसेज दिया जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि मैं अपना काम अल्लाह की सुपुर्द करता हूँ और बेशक अल्लाह अपने बंदों को देख रहा है। इसमें एक और क्या मैसेज है कि एक तो काम अल्लाह ताला की सुपुर्द करना, और दूसरा ये इस यकीन के साथ सुपुर्द करना कि अगर उस काम को कोई इंसान, कोई वक्त का फिरौन कह लीजिए, उस काम को रोकना चाह रहा है, तो आपको यकीन इतना पुख्ता होना चाहिए कि अल्लाह ताला क्योंकि सुपर पावर है, तमाम ताकतों का मनबा मरकज़ जो है वो अल्लाह ताला है, तो अल्लाह ताला जो है वो उस काम को करवा के रहेगा। तो इस मैसेज के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और ये है कि पूरे यकीन के साथ अल्लाह ताला पे यकीन रखिए, तो आप देखिएगा आपके काम जो है वो फ़ौरन के फ़ौरन होते रहेंगे। तो इस मैसेज के साथ जो है मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम के साथ और एक नए मैसेज के साथ। अल्लाह हाफिज़।